ये 33% के आंकड़े से तो मैं भी सहमत नहीं हूँ। 33% क्यों होना चाहिए? पूरी की पूरी भी हो सकती है। सारी अच्छी महिला पत्रकारों का एक बल्कि पैनल बिठाइए, और मैं संपादक होने के नाते कहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। और काबिलियत के आधार पर अगर सब कुछ मिल रहा होता तो आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन काबिलियत के आधार पर नहीं मिल रहा है, इसलिए आरक्षण देकर छीनना पड़ रहा है, और उसके लिए भी लोग तैयार नहीं है। और जो कुछ भी संसद में हुआ है वो पुरुष समाज की नंगी सच्चाई है जो सामने आ गई है। और ये जो सब बात हो रही है कि गणित फेल हो गया, ऐसे के, मुझे लगता है कि फेल होने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इतने ना समझ जितना हम बोल, जिसने इतना बिल निकलवा लिया, ना सदन से पास वो करवा लिया। आप उन लोगों की राजनीति को जहां से समझना शुरू करते हैं वहां पर तो खत्म होती है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है। बहुत आगे सोचकर काम करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये जो बातें हम लोग अपने स्तर पर कर रहे हैं, इतना जो आया बाहर उसका अध्ययन कि 2023 का बिल तो था ही, अभी क्या है, ये सब उनको नहीं मालूम होगा, ये सोचना बेवकूफ़ी होगी। तो मैं वो बेवकूफ़ी तो नहीं करना चाहता। उनको सब पता था, उनको गणित भी पता था, क्या कर रहे हैं ये भी पता था। मुझे लगता है कि ये एक उनकी जो चुनावी रणनीति है उसी का हिस्सा है, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे जो शायद हमने नहीं सोचे। और ये भी संभव है कि उन्होंने जो सोचा वैसा का वैसा ना हो। फिर भी मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा चीज़ है जिसमें बिटवीन द लाइन्स पढ़ना अभी हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो कुछ भी 2023 के बिल में था वही है। केवल परिसीमन उसमें एक लॉक उन्होंने ही लगाया था, उसी लॉक को उन्होंने डिफाइन कर दिया। 2011 की जनगणना नहीं थी, वो हो गया। 851 नहीं डिफाइन था, वो हो गया। इसमें एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ है कि हमारा पूरा का पूरा लोकतंत्र इस अवधारणा पर खड़ा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इस वजह से, और इसीलिए ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें हैं क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, बिहार में ज़्यादा है, लेकिन दक्षिण भारत में सीटें कम हैं। लेकिन आगे जाकर भी ऐसा ही होता रहा तो ये अनुपात जो है ये बिगड़ेगा, और ये अनुपात विरोध के स्वरों को जन्म दे सकता है। इसलिए वहां 50-50% बढ़ाकर अगर आनुपातिक बढ़त होगी सीटों में राज्यवार, हमारा जो मूल निर्णय था जनप्रतिनिधियों को खड़ा करने का जनसंख्या के आधार पर, वो जनसंख्या के आधार पर था, राज्यों के आधार पर कभी नहीं था। और इसीलिए सीटों का डिवीजन इस तरह है, कहीं 10 सीट है, कहीं 12 है, कहीं 28 है, कहीं 75 है, कहीं 40 है, तो कहीं 80 है। वो इसलिए है कि वो जनसंख्या के आधार पर है। तो लोगों को उस पर वो एक बड़ा शिफ्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और आइडियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस में। मैं वहां जाना चाहता हूं एज ए जर्नलिस्ट। हम उस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट को समझें। ये नारा ही बदल रहे हैं वो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसका मतलब ये है कि हम अपनी अपीजमेंट पॉलिटिक्स में, तुष्टीकरण की राजनीति में वहां चले गए हैं कि दक्षिण भारत को ऐसा नहीं लगे कि हमारा जनप्रतिनिधित्व आने वाले परिसीमन के बाद कम हो जाएगा, इसलिए आनुपातिक रूप से उनको बढ़ाओ और उनको बताओ कि कल आपका 6% था संसद में प्रतिनिधित्व, तो आगे भी 6.5 जो गिनाते रहे अमित शाह लगातार। तो मुझे लगता है उसमें जो बारीकियां हैं, जो न्यूआंसेस हम कहते हैं, वो छुपी हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उसी को सोचकर ये बिल लाया गया था, और इसका गिरना तय था, ये उन लोगों को भी मालूम था। लेकिन जो बात अभी अनुराग जी भी कह रहे हैं कि 20 लाख पर एक है, लेकिन अगर जो हम 10 लाख वाला मूल हमारा निर्धारण था उस पर जाएंगे तो हमारे को 1400-1500 सांसद भी कम पड़ेंगे। आज तो नई जो संसद बनी है उसी में 850 से ज्यादा की व्यवस्था नहीं है। कल मैं मजाक में अपनी न्यूज रूम में बात भी कह रहा था कि सचमुच 1400 होंगे तो क्या करेंगे, बोले सर बाकी सांसदों को वर्क फ्रॉम होम दे देंगे। तो लेकिन ये बहुत गंभीर मसला है कि जिससे 140 करोड़ की आबादी है उसके हिसाब से अगर हमारे पुराने नियम लागू रहे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात सोचने की ये भी कि सब कुछ सांसद नहीं करता। नाली खड़ंजे स्ट्रीट लाइट का काम नहीं करता, और उसके लिए हमारे पास निगम की, कॉर्पोरेट्स की, विधायकों की, विधानसभा की व्यवस्था है। तो हमें उस परिभाषा को, जैसे इस परिभाषा को बदलने का प्रयत्न मोदी सरकार ने और अमित शाह ने किया कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी से चलते रहे, तो हमेशा उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के राज्यों की सीटें और प्रतिनिधित्व बहुत ज्यादा रहेगा। और परिसीमन के बाद तो ये और ही बदल जाएगा, क्योंकि जनसंख्या में इजाफा आनुपातिक रूप से यही ज्यादा हुआ है। तो शायद उसको चेंज करने के लिए और बैलेंस करने के लिए एक नई तरह की पॉलिटिकल नैरेटिव को गढ़ने के लिए बिल आया था। वो उन्होंने शुरुआत कर दी, उन्होंने अपना बीज बो दिया है। वो शुरू से जान रहे थे कि ये बिल गिरने वाला है, और वो बिल गिर गया। इसलिए वो संख्या बल पर नहीं गए थे, वो थॉट। और उन्होंने ये जब सोचा था कि जब उन्होंने ये लॉक लगाया था 2023 में, तब उन्होंने सोचा था देखा जाएगा ये 23 और 26 वाली जो लॉक लगी 26 की जनगणना के, और इसीलिए 34 की बात की थी। देखिए हमारे न्यूज़ रूम से ही बहुत एक सीनियर पर्सन ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सरकार 2 से 3 साल चलने वाली SIR की प्रक्रिया को 3 महीने में समेट सकती है, जो सरकार 1 साल में अपना पूरा विस्टा प्रोजेक्ट खड़ा कर सकती है, उसको अगर जनगणना भी करवानी होगी ना तो वो उतनी तेजी से करवाकर 34 की बजाय अभी लागू कर सकती है। तो ऐसा नहीं कर रही है तो इसका मतलब नहीं करना चाहती है। हमने देखा है कि एक फ्लाईओवर बनना शुरू होता है और कई बार 5-5, 8-8 साल तक नहीं बनता। वो पूरा सेंट्रल विस्ता 2-2.5 साल में बनकर तैयार होगा और संसद में
इसका मतलब इस सरकार के पास ऐसी विल पावर है कि अगर करना चाहती है तो कर देती है, और अगर नहीं कर रही है तो फिर वो नहीं करना चाहती है, इसलिए नहीं कर रही है, ये समझना जरूरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।